हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना फिजिक्स का सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका फिजिक्स का सिलेबस रह गया होगा, या मतलब सारा कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ ही चैप्टर्स करे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस रह गया होगा। उनको क्या करना होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस करने होंगे, ताकि उनके एग्जाम में ज्यादा अच्छे नहीं बट इतने नंबर तो थोड़े बहुत सही आ जाए। तो उसी में सबसे पहला आपका टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 से 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपका आता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। This law is used to define the magnetic direction of magnetic field across the current carrier conductor। मतलब कोई एक करंट कैरियर कंडक्टर है जिस पर आई करंट क्या होती है, फ्लो होती है, एंड इसकी पूरी लेंथ कितनी है, एल। एल क्या है, इस पूरे करंट कैरियर कंडक्टर की लेंथ है। जहां से ये है आपका कोई भी एक पी पॉइंट है जहां पर हमको क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने स्मॉल लेंथ ली, क्या है, डीएल। डीएल क्या है, इस पूरे करंट कैरियर कंडक्टर के एक स्मॉल लेंथ है जिससे हमें पॉइंट पी की क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां से यहां तक की एक एंगल भी होगा, वो कौन सा है, थीटा एंगल है। और डीएल से इस पॉइंट पी तक का एक डिस्टेंस होगा, वो कितना है, आर डिस्टेंस है। ए एंड बी क्या है, इसकी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है। तो देखो ये हमने डिफाइन कर दिया, इसकी डेफिनेशन क्या। अब जो हमने डायग्राम बनाया है उसको क्या हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरी कंडक्टर क्या है, ये क्या पॉइंट है, ए एंड बी, इन विच आई current flow in this conductor and L is the length of the conductor and P is the point at which magnetic field is magnetic field toward inward is to be calculate to calculate the मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, कुछ जो भी हमने डायग्राम बनाया उसको क्या हम इसे वर्ड्स में लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल पार्ट, कौन सा स्मॉल पार्ट, डीएल। स्मॉल पार्ट डीएल of the wire is the consider which at a distance कितनी, L and in the distance R from the wire थीटा। थीटा क्या, थीटा एक एंगल बना रहा है, वायर थीटा is the angle between DL and R, then according to
बायो-सेवर्ट लॉ अब देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा लेट अस कंसीडर अ करंट कैरियर कंडक्टर ए बी। ए बी क्या है, करंट कैरियर कंडक्टर है, ये रहा आपका। फिर क्या लिखा, इन विच आई करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर, जिसमें आई करंट क्या है, फ्लो हो रही है। एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एल क्या है, इसकी लेंथ है, किसकी, इस कंडक्टर की। एंड पी इज द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द कंडक्टर, मतलब क्या है, पी कोई एक पॉइंट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डीएल क्या है, कोई एक स्मॉल पार्ट है इन दिस वायर एट विच द डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से आर है। देन थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, किसका, एंगल बिटवीन है, किसका, डीएल एंड पी का, जिसमें आपकी आर क्या है, एक आर के डिस्टेंस है। देन अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, पूरा इतना समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ करेंगे हम यहाँ से। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे करेंगे। देखो dB इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब इसका जो dB जो होगी प्रोपोर्शनल किसके होगी, इसकी करंट के प्रोपोर्शनल होगी। एंड किस किस के प्रोपोर्शनल होगी, इसको स्मॉल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, एंड उसके एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, और उसके डिस्टेंस के भी क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी। जब ये इन सब के प्रोपोर्शनल होगी, जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये dB प्रोपोर्शनल कितना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपके प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू हटाएंगे यहां से। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया, यहां तक का। आप देखो आगे क्या करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे वेयर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है। अब जब ये होती है आप इसकी म्यू नॉट की वैल्यू, अब देखो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl, dl हम साइड में लिख देंगे dl। अब क्या बच गया यहां से, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे किससे करेंगे, आर से मल्टीप्लाई एंड आर से डिवाइड, तो आपके पास कितना आ जाएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर है ये ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब इसको आगे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज और, बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से कितना आ जाएगा, dB वेक्टर म्यू नॉट आई 4 पाई dl वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन कितना, आर की क्यूब, ये आया आपके पास। अब देखिए ये क्या होगा, आपका ड्राइव हो गया क्या, बायो-सेवर्ट लॉ। अब ये किसके लिए था, ये आपका पूरा कंडक्टर का एक स्मॉल लेंथ के लिए था, बट अगर हम पूरे लेंथ के लिए क्या लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखते हैं बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, ये किसके लिए आ गया, ये आ गया पूरे कंडक्टर के लिए। dl की किसके लिए था, स्मॉल लेंथ के लिए था, और पूरे के लिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आ गया आपको, पूरा कितना था, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट करेंगे हम कूलॉम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आगे का समझाऊंगी मैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइक चार्ज रिपेल to each other and unlike charge attract to each other, then for the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये हो गया आपके पास कोई भी टू चार्जेस जिसमें आपका क्या है, ये Q1 एंड Q0 है, R क्या है आपकी एक डिस्टेंस है। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब कि दो कोई भी चार्जेस हैं, अगर वे सेम सेम होंगे, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बट अगर वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे, मतलब अनलाइक चार्ज होंगे, तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Then the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charge। तो वे दोनों क्या होंगे, उसके अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, उसके प्रोडक्ट के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एंड द चार्ज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, इतना समझ में है। अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम। If P1 and P2, Q1 and Q2 and Q1 and Q2 are the two charge, क्या बताया हमने, Q1 and Q2 हमारे क्या कोई भी दो चार्ज है, separated by a fixed distance। कितने फिक्स डिस्टेंस पे है ये, R पर। देन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड लॉ, ठीक है, Q1 Q2 क्या आपके कोई भी दो चार्ज हैं जो एक फिक्स डिस्टेंस R पे डिस्टेंस है जिसकी दोनों की। देन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड लॉ क्या हो जाएगा, F फोर्स क्या प्रोपोर्शन हो जाएगी उसके चार्जेस के। अभी डेफिनेशन में लिख के आए हम। एंड फोर्स क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी उसके डिस्टेंस के। ये लिखा था ना हमने, क्यों, जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी उसके डिस्टेंस के। अब जब इसको कंबाइन कर देंगे तो F प्रोपोर्शन होगी किसके, Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा वो कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए K इज इक्वल्स टू कितना होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अब इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखो एक काम करो, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे का कराती हूँ। कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे जब हम 1/4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। इसको हमने अब सॉल्व करा। अब देखो तो F इज इक्वल्स टू कितना आया, के था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था हमारे पास। यहाँ पे K इज इक्वल्स टू में कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया आपकी क्या, कूलम्ब्स लॉ आपका प्रूफ हो गया। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, इसको जरूर कर लेना एग्जाम के लिए, कर ले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कोई भी एक, पहले समझेंगे थोड़ा सा, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर हमने मान लिया, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ए क्या है, इस पूरे कंडक्टर का कोई सा भी एक एरिया है, एल क्या है, उसकी लेंथ है, एल क्या है, इसकी लेंथ है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, तो उन वेलोसिटी को, जो उन वेलोसिटी जो होती है उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आया समझ, देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब की एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो समझ में आया। अब दूसरा हमने एक और डायग्राम बनाया जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर भी, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा इसका, इसका एरिया भी कितना है, ए ही है, एल क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव बैटरी से क्या कर दिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया। जब पॉजिटिव बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चलेंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम समझ में, सेकंड डायग्राम आपको समझ में आया। अब इस डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एट द velocity by which the free electrons are drift toward positive charge, पॉजिटिव टर्मिनल लिखना, चार्ज नहीं टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द एक्शन ऑफ applied electric
field, electric field is called drift velocity. क्या लिखा हमने? It is defined at the velocity at by which the free electrons are drift toward the positive terminal. Then under the action of the applied electric field is called the drift velocity. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक बैटरी से कनेक्ट करा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वो सभी हमने क्या वर्ड्स में लिख दिया। तो ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गई? डेफिनेशन। अब देखो इस चीज को डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय वीडी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वी डी इज इक्वल्स टू ई वी टो अपॉन एल एम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो तो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है एंड आपकी एल क्या होती है? लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है? लेंथ इसके कंडक्टर की लेंथ होती है। एंड एम क्या होता है? एम क्या होता है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। ई क्या हो गया आपका? ई इज इक्वल टू चार्ज हो गया किसका? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया। अब क्या बची आपके पास? वी, वी क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल हो गया आपका। एंड क्या रहेगी आपके पास? हाँ हो गया, देखो 5 के 5 कंप्लीट है। तो हो गया रिलैक्सेशन टाइम हो गया, एल हो गया लेंथ, एम हो गया मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ई हो गया चार्ज हो गया उस इलेक्ट्रॉन्स का, एंड वी हो गया आपका पोटेंशियल। तो इतना आपके पास कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में आता है तो बस इतना लिख के आना। अब जो आगे करोगे वो मत लिखना। अगर 1-2 नंबर का आता है तो इतना लिखना। बट अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मार्क्स में पूछ जाती है तो अब जो इसके आगे कराओगे यहां से लेकर वहां तक आपको पूरा लिखना है। तो पहले आप इतना कर लो, फिर इसका आगे का करेंगे। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करा हमने? लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कितनी है लेंथ इस कंडक्टर की? L एंड A is the area of this conductor, and small n is the number of moving electrons with velocity। कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? v1 u1 u2 u1 u2 u3 so on un। ठीक है, क्या लिखा हमने जो हमारा डायग्राम था उसको हमने लिखा कि लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है एंड ए इज द एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। ए क्या है? इस कंडक्टर का क्या एरिया है। एन क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी क्या है? u1 u2 u3 सो ऑन un। तो देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी? u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन कितनी? प्लस un वेलोसिटी अपॉन n और इक्वल्स टू कितने के? ये 0 के इज इक्वल्स टू है। तो ये आ गई आपकी कितनी? इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। ये सब किसके के? एक रैंडम मोशन कर रहे हैं अभी। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे हम, बिकॉज ऑफ, इसको पहले ना बॉक्स में लिख लेने, ऐसे करके बॉक्स बना देना। बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन
random motion of electron, the initial velocity is 0. वो लाइन लिखी हमने, क्या लिखा, रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, इसीलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब लिखेंगे इसके आगे क्या, नाउ लेट द कंडक्टर कनेक्टेड। अभी कंडक्टर किससे कनेक्ट करा है हमने, एक बैटरी से कनेक्ट करा है, तो लिखेंगे हम लेट द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड स्टार्ट टू drifting toward the positive terminal of battery। क्या लिखा हमने लिखा random motion, because of random motion of electron the initial velocity is 0। random motion की वजह से जो इसकी initial velocity वो कितनी हो गई, वो होगी इसकी 0। let the conductor is connected, हमने क्या करा, कंडक्टर को किससे कनेक्ट करा, एक बैटरी से कनेक्ट करा, जिससे जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करने लगे, किधर की तरफ करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे, क्या, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना लिखा हुआ सब आपको समझ में आ गया। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो अब करेंगे लेट फोर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ईच इलेक्ट्रॉन्स, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर उसकी अपनी कोई एक फोर्स होगी, तो कितनी होगी इसकी फोर्स, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, अब देखो F इज इक्वल्स टू क्यू ई आया, E इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन F अपॉन क्यू होता है, F अपॉन क्यू होता है, तो क्यू E इज इक्वल्स टू कितना आ गया, F। ठीक है, इसको साइड में हम लिख लेंगे। अब देखो यहां से, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो E F लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फिर क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्या, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि F इज इक्वल्स टू कितना होता है, M में, F इज इक्वल्स टू M में हो गया। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हुआ, हो जाएगा हमारे पास M A इज इक्वल्स टू कितना, E वेक्टर, तो यहां से A इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपके पास, E वेक्टर अपॉन M। आ गया, क्या लिखा हमने, समझ में आ गया ना आपको, कि फोर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक मतलब एक खाली इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स कितनी होगी, इतनी हो गई, तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू कितना, E के ऊपर हमने वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर लगा दिया, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या लिखा, F इज इक्वल्स टू M में। देन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपके पास A इज इक्वल्स टू कितना आ गया, E वेक्टर अपॉन M। इतना समझ में आया। अब देखो आगे का, अब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए करेंगे, जब हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। अब देखो वो सब हमने किसके लिए करा था, वो सब हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, बट अब क्या इसके फाइनल वेलोसिटी के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, v। देखो फाइनल वेलोसिटी के लिए करेंगे कितना आएगा आपके पास, v
यहां से लिखेंगे V1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू कितना, U1 प्लस AT1। क्या है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। इससे हमने यहां से लिखा। अब देखो V1 इतना है, V2 कितना आ जाएगा, U2 प्लस AT2, ठीक है, प्लस सो ऑन VN UN प्लस ATN। आया। अब देखो ये सब क्या आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब जब इन सब की फाइनल वेलोसिटी आ गई तो इनका एवरेज होगा, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, एवरेज करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन VN, ठीक है, अपॉन N। अब देखो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा आपके पास, V1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस सो ऑन कितना UN प्लस ATN अपॉन N। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो यहां से हमने क्या करा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन UN प्लस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन TN अपॉन में क्या N। अब देखो यहां से इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 प्लस AT। अब देखो ये क्या है हमारा T, रिलैक्सेशन टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टो, ठीक है, आया टो। तो यहां से इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास A टो, ये आ गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, देखो यहां से करेंगे VD इज इक्वल्स टू E वेक्टर टो अपॉन M, ये था ना। अब देखो यहां से हमने क्या करा M, ठीक है, तो यहां से आपके पास कितनी आ गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, VD इक्वल्स टू EV टो M था, VD था आपके पास कितना EV टो LM था, ठीक है, LM था A। तो यहां से जब हमने सॉल्व पूरा इसको करा तो आपके पास लास्ट में क्या आया, इसकी फॉर्मूला क्या आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इज इक्वल्स टू EV टो अपॉन LM, ये आ गया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गई पूरी की पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अगर शॉर्ट में आता है फिर बता रही हूँ, जितना इससे पहले कराया शॉर्ट में सिर्फ उतना लिख के आना, बट अगर लॉन्ग में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पूरा करके आना, दोनों डायग्राम्स बना के आना नीट एंड क्लीन। कोई भी कॉपी में जो आप लिखेंगे तो कोई भी मिस्टेक ना करना, और क्या मतलब डायग्राम तो नीट एंड, और लिखने का तरीका भी क्या काफी सुंदर होना चाहिए, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक तो काफी इजी है एंड क्या है इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ हर किसी बच्चे को आता हो, क्या है तो इजी है एकदम। ओम्स लॉ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे ओम्स लॉ की। क्या होती है डेफिनेशन, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल अप्लाइड across the end of the given conductor, क्या लिखा हमने, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन कंडक्टर
is directly proportional to the current flowing through a conductor. कितना होता है? V प्रोपोर्शनल किसके? R I के। V इज इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा है हमने, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका जो एंड होगा किसी भी कंडक्टर का, वो उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो की जाएगी। तो V प्रोपोर्शनल किस क्या हो गया? I मतलब करंट के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या कांस्टेंट ऐड करेंगे? क्या? R। तो कितना हो जाएगा? I R। ये क्या हो गया आपका? ओम्स लॉ, वेयर R क्या है आपका? एक कांस्टेंट है। वेयर R क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया पूरा। अब देखो ओम्स लॉ में क्या दो सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो ओमिक सर्किट एंड दूसरा क्या होता है? नॉन ओमिक सर्किट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? सर्किट बनाएंगे कौन सा? ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट। देखिए ओमिक सर्किट में लिखेंगे हम, डेफिनेशन लिखेंगे इसके, सर्किट विच ओबे Ohm's law are known as ohmic circuit. ओमिक सर्किट। ठीक है, जो कोई सा भी सर्किट आपके ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमिक सर्किट। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। V I, ये क्या आपका ओरिजिन है, और ये है आपका R। ठीक है, I क्या है आपका? करंट है। ठीक है, इसका ओमिक सर्किट का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। O क्या है आपका? ओरिजिन है। ये स्लोप है आपका। क्या है ये? स्लोप। ठीक है, तो देखिए अब यहां से कितना आ जाएगा? स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया आपका? ओमिक सर्किट। दूसरा क्या होता है आपका? नॉन ओमिक सर्किट। यही लिख देते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या होता है? अब ओमिक सर्किट क्या होता है? जो करंट ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो नॉन ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो लिख देंगे क्या? सर्किट विच डू नॉट फॉलो या ओबे टू ओम्स लॉ, circuit which does not obey the Ohm's law is called non-ohmic circuit. non-ohmic circuit। उसका जो डायग्राम क्या बनेगा? उसका डायग्राम थोड़ा इससे चेंज हो जाएगा। I V, यहां से लूप के स्लोप चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? नॉन ओमिक सर्किट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ओम्स लॉ समझ में आ गया। दो सर्किट होते हैं, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दोनों के मैंने आपको डायग्राम्स करा दिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी आपको बता दे क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, ओम्स लॉ कितनी आप डेफिनेशन पहले लिखिए। इसकी लिमिटेशन लिखेंगे। इसकी
इसकी लिमिट लिखेंगे हम। लिमिट क्या है? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखेंगे। इसकी क्या होती है? इट इज अ लार्ज करंट, इट इज अ लार्ज करंट फ्लो through a conductor then according to H is equals to R IRT, then the heat taking place due to which resistance of conductor also increased, and of high resistance instead of getting straight line we get कर्व। कौन सा कर्व आएगा आपके पास? स्ट्रेट कर्व आ जाएगा। जब क्या होगी, इसकी हाई रेसिस्टेंस पर इसका कर्व कितना हो जाएगा आपके पास? लाइन क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसका कर्व इस तरीके से होगा, एंड वी आई, और ये हो गया आपका वी। ठीक है, ओम्स लॉ समझा दिया, 2 सर्किट बता दिए, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, एंड इसके एक आपको लिमिटेशन भी लिखवा दी मैंने विद उसके डायग्राम से। तो आपके इस वीडियो में मैंने आपको 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको 4 टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कोई डेरिवेशन है वो इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी।